Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Arslan Ayub from School of Allied Health Sciences, Bahawalpur. जी, पिछले लेक्चर में हमने केमिकल एनालिसिस ऑफ यूरिन के बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें ये बताया गया था कि नेक्स्ट लेक्चर्स हमारा होगा डिटर्मिनेशन ऑफ यूरिन शुगर। तो आज हम डिटर्मिनेशन ऑफ यूरिन शुगर के बारे में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ यूरिन शुगर से पहले हम ये पढ़ेंगे कि ग्लूकोज का बॉडी में क्या रोल है और वो कैसे कैसे फंक्शन प्ले करता है, ताकि हमें उसके नॉर्मल वैल्यूज़ एंड एबनॉर्मेलिटीज़ को समझने में आसानी हो। तो नंबर 1 पे है ग्लूकोज अ मोनोसैकेराइड इज़ अ प्रिंसिपल शुगर इन द ब्लड सर्विंग द टिश्यूज एज अ मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल्स। जी, तो ग्लूकोज जो है वो एक मोनोसैकेराइड है, मीन कि एक सिंगल मॉलिक्यूल शुगर है, और मेटाबॉलिक फ्यूल से मतलब है कि ये तमाम टिश्यूज़, बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे? मेटाबॉलिक फ्यूल मीन के ग्लूकोज को बर्न करके, ब्रेक करके इसमें से एनर्जी हासिल की जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATPs। Next, it is mainly the end product of carbohydrates digestion which provides energy for life processes। मीन जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल्स हैं या सिंपलर मालिक्यूल्स हैं, उनको ब्रेक डाउन करके फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है एंड देन ग्लूकोज को यूज़ किया जाता है फॉर मेटाबॉलिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATPs। नंबर 3 पॉइंट इज व्हेन बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड टू पायरुवेट and then to acetyl CoA and enter Krebs cycle। ये वो पाथवे बताया जा रहा है जिसके ज़रिए से ग्लूकोज को तोड़ के उसमें से ATPs हासिल की जाती हैं। सबसे पहले ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके पायरुवेट बनाया जाता है, ठीक है। पायरुवेट को देन एसिटाइल CoA में कन्वर्ट किया जाता है। एसिटाइल CoA को देन एंटर होता है Krebs साइकिल में। Krebs साइकिल के रिजल्ट्स में जो कंपाउंड्स हमें मिलते हैं उनको देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ट्रांसफ़र किया जाता है और ATPs हासिल किए जाते हैं जो कि बॉडी फंक्शंस को प्ले करने में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अलोंग दिस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इट गिव्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जी, हम पहले बात कर चुके हैं इस बारे में कि ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होके मेटाबोलाइज होके फाइनली ATPs प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो एनर्जी जो है वो ATP होती है। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बॉडी की एनर्जी करेंसी भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि जितने भी बॉडी फंक्शंस होते हैं उन सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी ATP की फॉर्म में पूरी बॉडी को प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ATP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शंस। जी, ये भी बात होगी कि जितने भी बॉडी फंक्शन सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी ATP की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ कंट्रोल्ड बाय अ हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ बीटा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ द पेंक्रियाज। ग्लूकोज, कोई भी खाना जब हम खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होके हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है। ब्लड स्ट्रीम में जब खाने के बाद थोड़ा टाइम जब फूड डाइजेस्ट होता है तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज लेवल की अमाउंट जो है वो लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। तो उसको ऑप्टिमम लेवल पे, नॉर्मल पे रखने के लिए एक हार्मोन अपना रोल प्ले करता है। वो क्या करता है कि उसको नॉर्मल रेंज में रखता है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देता। और वो हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है? बीटा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ द पेंक्रियाज। जो पेंक्रियाज है जिसको लबलबा भी कहते हैं, उसके बीटा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसके स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं for the production of this hormone. This hormone is insulin. Insulin क्या काम करता है? Insulin lowers the content of the glucose in the blood. इंसुलिन का क्या फंक्शन है कि वो पेंक्रियाज से जैसे ही रिलीज़ होता है वो ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो चुका है उसको डिक्रीज़ करता है, ठीक है। डिक्रीज़ कैसे करता है? नंबर 1 पे क्या करता है? इंक्रीजेज इट्स यूटिलाइजेशन, मीन ग्लूकोज जो नॉर्मली पहले यूज़ हो रहा है उसकी यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ कर देता है। एंड स्टोरेज बढ़ा देता है, मीन के जितना ग्लूकोज यूज़ हो रहा है या यूज़ हो सकता है उसको यूज़ करवा देता है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको बॉडी में स्टोर करवा देता है। अब स्टोरेज के लिए 2 पॉइंट्स यूज़ किए जाते हैं, लीवर एंड मसल्स।
लीवर एंड मसल्स दो ऐसी पॉइंट्स हैं बॉडी में जिनमें ग्लूकोज स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या चीज़ है कि डिफरेंट लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड with each other to form a large molecule known as glycogen. Next point, the absence or lower production of insulin resulted in diabetes mellitus. जी, अभी हमने पढ़ा कि ग्लूकोज को नॉर्मल लेवल पे रखने के लिए कौन अपना काम करता है? इंसुलिन। ठीक है, अब जब इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो जो रेज्ड लेवल ऑफ ग्लूकोज है वो वापस ऑप्टिमम लेवल पे नहीं आ सकेगा और ज़्यादा लेवल रहेगा। और इस एलिवेटेड जो लेवल है, बढ़ा हुआ जो लेवल है शुगर का, उस कंडीशन को, उस बीमारी को हम देते हैं नाम डायबिटीज़ मेलाइटस, विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय एन एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होगा तो उसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया। और अगर यूरिन में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होता है तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसोरिया। ठीक हो गया। तो इसमें ब्रीफली हम ये समझें कि ग्लूकोज लेवल को नॉर्मली कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन यूज़ होता है इंसुलिन। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है तो ग्लूकोज को नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए कुछ नहीं बचता, तो जो ग्लूकोज है वो उसका लेवल ज़्यादा ही रह जाता है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो इस बढ़े हुए लेवल को अगर ब्लड में बढ़ा हुआ है तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया, और अगर यूरिन में इंक्रीज्ड है, जो आमतौर पे मोस्टली ऐसे होता है कि दोनों में इकट्ठा ही होता है लेकिन दोनों के लिए अलग-अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है। ग्लूकोज लेवल अगर इंक्रीज़ होता है ब्लड में तो हाइपरग्लाइसीमिया, और अगर यूरिन में इंक्रीज़ होता है तो ग्लाइकोसोरिया। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लूकोज इज़ द शुगर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द यूरिन। यूरिन में या बॉडी में डिफरेंट टाइप के शुगर्स होते हैं जिनमें एक ग्लूकोज सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला या मेटाबोलाइज होने वाला या प्रोड्यूस होने वाला है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ शुगर्स हैं जो कि बॉडी में मौजूद होती हैं। Glucose is the sugar most commonly found in the urine, although other sugars such as lactose, fructose, galactose and pentose may be found in under some conditions. Mostly glucose मौजूद होता है लेकिन कुछ conditions में lactose, fructose, galactose या pentose भी हो सकते हैं। ये आपके फूड पे डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट इनटेक किया है, तो उस सूरत में ग्लूकोज की बजाय दूसरे जो शुगर्स हैं वो भी, उनका भी सेक्रीशंस हैं, उनके जो ब्लड में या यूरिन में मौजूदगी ज़ाहिर हो सकती है। When sugar appears in the urine, it shows the abnormality caused by diabetes mellitus. जी, क्योंकि यूरिन में नॉर्मली शुगर नहीं होती या बहुत कम मिकदार में होती है, जिसे हम टेस्ट से या जो टेस्ट हम यूरिन डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं उससे डिटेक्ट नहीं की जा सकती। ठीक है, लेकिन जब यूरिन में शुगर आना शुरू हो जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा आ रही होती है, तो इट मीन तो ये एबनॉर्मेलिटी को ज़ाहिर करती है, और इस एबनॉर्मेलिटी को नाम हम देते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। मीन यूरिन में शुगर नील होनी चाहिए, अगर आ रही है तो इट मीन के प्रॉब्लम है। थर्ड पॉइंट इज हैंस यूरिन शुगर टेस्ट आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मॉनिटरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। यूरिन शुगर टेस्ट जो है वो बहुत इजी वे है, किस लिए? यूरिन टेस्ट करने के लिए, यूरिन का लेवल, यूरिन में ग्लूकोज लेवल को चेक करने के लिए यूरिन शुगर बहुत इजी वे है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ यूरिन टेस्ट या यूरिन शुगर। The presence of detectable amount of glucose in the urine is known as glycosuria। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यूरिन में अगर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है तो उसे ग्लाइकोसोरिया का नाम दिया जाता है। Normally, almost all the glucose which passes from the blood into the glomerular filtrate is reabsorbed back into the circulation by the kidney tubules। किडनी के स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ब्लड किडनीज के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है उनको। उनका अगर हम फंक्शन देखें तो उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में बहुत सी चीज़ें जो कि ब्लड से फिल्ट्रेट होके आती हैं, उनमें ग्लूकोज भी होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है, लेकिन वो सारा ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स में, जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती है वहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है देन रीअब्जॉर्प्शन कम्प्लीटली नहीं हो पाती और काफ़ी अमाउंट में ग्लूकोज
यूरिन में पास आउट होने शुरू हो जाता है। यूजुअली लेस देन 15 to 20 mg पर डेसीलीटर इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। नॉर्मली जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई डायबिटीज़ नहीं है, देन यूरिन में 15 to 20 mg पर डेसीलीटर ग्लूकोज रिलीज हो रहा होता है। लेकिन बट दिस अमाउंट कैन नॉट डिटेक्टेड बाय द रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट। ये इतनी कम अमाउंट होती है किसी आम टेस्ट से डिटेक्ट नहीं कर सकते। द टर्म ग्लाइकोसूरिया इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ मोर देन द नॉर्मल ग्लूकोज इन द यूरिन। जी, तो नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज अगर मौजूद है यूरिन में तो उस कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया का नाम दिया जाता है। ग्लाइकोसूरिया की दो मेन काजेज हैं। नंबर 1 फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। फिजियोलॉजिकल काजेस, ग्लाइकोसूरिया कैन अकर्स ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल रीजंस। पैथोलॉजिकल रीजंस भी हो सकती हैं, फिजियोलॉजिकल रीजन भी हो सकती हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह, फिजियोलॉजिकल रीजंस हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस या ग्लाइकोसूरिया हो सकता है। नंबर 1 पे आफ्टर लार्ज इंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मीन कि हमारे फूड में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम ले रहे हैं तो उस सूरत में भी हमारा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो सकता है। नंबर 2 एनीथिंग दैट स्टिमुलेट एक्साइटमेंट, स्ट्रेस etc। एक्साइटमेंट में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेस कंडीशन के लिए, एक्साइटेड कंडीशन के लिए प्रिपेयर होती है। तो उसमें क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए मसल्स को बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो जो स्टोर्ड फॉर्म में मौजूद होता है उसको ब्लड स्ट्रीम में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, अगर तो नेचुरल एक्साइटमेंट है तो उस सूरत में तो उसको ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करने और डिक्रीज़ करने के बारे में सेटअप है। लेकिन एबनॉर्मली जब अगर ये होता है तो उस सूरत में इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। एनीथिंग दैट स्टिमुलेट्स एक्साइटमेंट, स्ट्रेस, उस सूरत में भी ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज 15 to 20% केसेज ऑफ प्रेगनेंसी मे बी एसोसिएटेड विद द फिजियोलॉजिकल ग्लाइकोसूरिया। प्रेगनेंसी में भी ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी में कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें डायबिटीज़ मेलाइटस होता है लेकिन वो गैस्ट्रेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ कंडीशंस में ऐसा भी है कि वो दोबारा रिकवर नहीं हो पाता और थ्रू आउट लाइफ उन्हें डायबिटीज़ मेलाइटस के साथ ही रहना पड़ता है। तो उनमें कुछ 15 to 20% केसेस ऐसे होते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल काज की वजह से होते हैं एंड देन अदर्स जो हैं वो दूसरी कोई और रीजंस हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रीनल ग्लाइकोसूरिया, लोअर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स। मीन हम पहले जो रीजंस पढ़ चुके हैं वो तो इंसुलिन की लोअर प्रोडक्शन है। ठीक है, तो उस सूरत में ग्लूकोज लेवल हाई हो रहता है ब्लड में क्योंकि उसकी मेटाबॉलिज्म या फिर उसकी स्टोरेज नहीं हो पाती। लेकिन अब रीनल ट्यूब्यूल्स जिनका फंक्शन है कि ग्लूकोज लेवल को रीअब्जॉर्ब करके वापस ब्लड स्ट्रीम में या बॉडी में लेके जाना, तो वो जब अपना काम नहीं कर पाती, रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो उस सूरत में भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आर वेस्टेड थ्रू द यूरिनेशन। ठीक है, तो उस सूरत में भी ग्लूकोज लेवल यूरिन में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो सकता है। तो ये भी एक फिजियोलॉजिकल रीजंस है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैथोलॉजिकल काजेस। पैथोलॉजिकल काजेस आर ऑफ टू टाइप्स, दो किस्म की पैथोलॉजिकल काजेज हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज डायबिटीज़ मेलाइटस, इस सूरत में भी ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है। एंड नंबर 2 इज ग्लाइकोसूरिया ड्यू टू एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। वन बाय वन इसको भी डिस्कस करते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस, द मोस्ट कॉमन कंडीशन ऑफ ग्लाइकोसूरिया इज डायबिटीज़ मेलाइटस। ज़्यादातर जो ग्लाइकोसूरिया है वो उसकी रीज़न डायबिटीज़ मेलाइटस होती है और बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिनमें जो ग्लाइकोसूरिया की रीज़न डायबिटीज़ मेलाइटस के अलावा कुछ और होती है। डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ड्यू टू डेफिशिएंसीज ऑफ इंसुलिन। इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी जब होती है, कमी होती है या प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाती है, तो उस सूरत में डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। मीन ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है इन द ब्लड स्ट्रीम। Number 3 point, in this condition glucose is not properly metabolized and blood glucose concentration rises। जी, तो इसमें ऐसा ही होता है कि इंसुलिन जब नहीं रिलीज़ हो पाती तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इंसुलिन के फंक्शन में
कि इंसुलिन जो क्या करता है, इंक्रीजेज मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड स्टोरेज। तो ये दोनों काम नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो सेकंड रीज़न जो है वो है ग्लाइकोसूरिया ड्यू टू एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स मीन हमारी बॉडी में हार्मोन्स का एक सिस्टम मौजूद है जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स हमारे डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अ नंबर ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स कैन काज ग्लाइकोसूरिया। तो कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करवा देते हैं या फिर डिक्रीज़ करवाने में हेल्प नहीं करते। नंबर 1 इज़ हाइपरथायरॉयडिज्म, मीन थायराइड जो हमारा ग्लैंड है उसके रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स अगर एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ हो रहे हैं तो उस सूरत में भी ग्लाइकोसूरिया हो सकता है, मीन के वेस्टेज ऑफ ग्लूकोज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाइपर एड्रीनलिज्म। एड्रीनल ग्लैंड वहाँ से रिलीज़ होने वाले हार्मोन एड्रीनालिन अगर ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो रहे हैं तो उस सूरत में भी ग्लाइकोसूरिया हो सकता है। नंबर 3 इज़ हाइपर पिट्यूटरिज्म। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होने वाले हार्मोन अगर ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं तो उस सूरत में भी ग्लाइकोसूरिया हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सम डिजीज़ ऑफ पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पेंक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, उनमें किसी किस्म का कोई डिसऑर्डर आता है तो उसके हार्मोन्स में डिसऑर्डर आएगा तो उस सूरत में भी ग्लाइकोसूरिया हो सकता है। तो ये था ब्रीफली इंट्रोडक्शन। अब जो इसके लिए यूरिन शुगर के लिए केमिकल टेस्ट वगैरह यूज़ किए जाते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।